तो एक चीज़ जो आपको पहले समझ लेनी चाहिए कि एक फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। तो आप इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लिया कीजिए और यहाँ लिखिए डिस्टेंस का d, यहाँ स्पीड का s और यहाँ टाइम का t। सर इससे क्या होगा, इससे आपको जो भी चीज़ निकालने के लिए पूछिए आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये कैसे पता पड़ेगा अगर हम भूल गए कि d यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा? तो ऐसे ट्राइंगल बनाने के बाद जो अल्फ़ाबेट में ABCD में जो पहले आएगा उसको आप पहले लिखोगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में, और जो सबसे एंड में आएगा उसको एंड में। तो d सबसे पहले आता है तो उसको ऊपर लिख दिया, फिर s आता है, फिर t आता है। अब फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला ये है, अगर आपको निकालना है डिस्टेंस तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको निकालना है स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर आपको निकालना है टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है। डिवीजन ऑफ इंटीजर्स, जी हाँ, यही है आज का हमारा टॉपिक। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हेलो अध्यापक चैनल में। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है डिवीजन ऑफ इंटीजर्स। तो बिना किसी टाइम को वेस्ट किए आइए स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ इंटीजर्स चैप्टर 1 क्लास 7th। एक मेन बात जो आपको याद रखनी है कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों ही चीज़ें सेम रहेंगी। सेम क्या रहेगा कि अगर दो नेगेटिव इंटीजर्स हैं तो वो आपस में एक दूसरे को क्रॉस आउट कर देंगे और पॉजिटिव बन जाएंगे। अगर एक ही नेगेटिव है और नीचे पॉजिटिव है तो फिर आंसर नेगेटिव ही रहेगा। मैं क्या कह रहा हूँ एक एग्जाम्पल देखकर यहाँ पर देखते हैं। जैसे ये फर्स्ट पार्ट है -30 डिवाइडेड बाई 10, तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है -30 अपॉन 10। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ एक ही नेगेटिव है वो भी 30 के साथ, 30 -30 है, 10 जो है वो पॉजिटिव नंबर है, तो इसका जो आंसर आएगा वो नेगेटिव ही आएगा। अगर ये दोनों नेगेटिव होते तो ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते। कैंसिल आउट कर दीजिए, या 10 से 30 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 10 3 30, तो आपका आंसर आएगा -3। जैसे भी आप कंफर्टेबल है दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। इधर देख लेते हैं बी पार्ट में 50 अपॉन -5, इसको ऐसे लिख देंगे। इसको ऐसे लिखने के बाद आप देखिए हम यहाँ पर भी एक ही नेगेटिव है, तो अगर एक नेगेटिव है तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। 5 10 50, तो हम इसका आंसर लिख देंगे -10। आई होप आपको ये मेथड आता हो कि ये 5 1 5 है और 5 10 50 है, तो 10 अपॉन 1 इज -10 ही होता है। तो नेक्स्ट यहाँ देखिए सी पार्ट में, अब यहाँ दोनों नेगेटिव हैं, हम इसको ऐसे लिखेंगे -36 अपॉन -9। तो यहाँ पर ये जो मैं आपको बोल रहा था कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, माइनस माइनस प्लस। जैसे मल्टीप्लिकेशन में होता है वैसे ही डिवीजन में माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाता है। अब आप 9 1 9, 9 4 36, तो आपका आंसर आ जाएगा 4। चलिए जल्दी से इनको भी सॉल्व कर देते हैं। ये इसको हम लिख देंगे -49 अपॉन 49, और जब हम इसको ऐसे लिख देंगे तो हमें पता है कि क्योंकि यहाँ पर एक ही नेगेटिव है आंसर हमारा माइनस में आएगा। 49 1 49, तो आंसर आ गया -1। इसको देखिए, अब यहाँ पर एक ब्रैकेट है, तो जैसे कि मैंने आपको बता रखा था कि बोर्ड मास का जो हम फॉलो करते हैं, अगर बहुत सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट हमारे एक साथ आ जाएं सारे ऑपरेशंस, तो हम बोर्ड मास सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 13 को हम एज इट इज़ लिख देंगे, अभी डिवीजन का सिंबल भी हम एज इट इज़ लिख देंगे, और पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो -2 + 1, तो यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा है? -2, तो आंसर भी नेगेटिव ही आएगा। -2 में से 1 गया तो 1 बचा। अब इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं 13 अपॉन -1, और इसका आंसर कितना आ जाएगा? सबको पता है, ये आंसर आ जाएगा -13। बहुत ही सिंपल है ये। 0 अपॉन -12 लिख देंगे, और हमको पता है जो 0 से टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर, अब आप सोचोगे सर आंसर -0 आएगा क्या? तो ऐसा नहीं है, हम 0 को कभी माइनस में लिखते ही नहीं है। 0 इकलौता ऐसा नंबर है जो ना नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। यहाँ देख लेते हैं, इसको भी पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे और फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। तो इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। तो -31 एज इट इज़ लिख दिया, डिवाइड एज इट इज़ उतार दिया, ये -30 ऐसे एज इट इज़ लिख दिया, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा -1। अब -30 और -1 मिला के कितने हो गए? -31। आपको याद है मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाया था, अगर आपको कभी कंफ्यूजन हो तो माइनस वाले नंबर को ब्लैक बॉल ले लीजिए और प्लस वाले नंबर को आप वाइट बॉल ले लीजिए। तो 30 ब्लैक बॉल और एक ब्लैक बॉल मिलकर कितने बने? 31 ब्लैक बॉल, मतलब -31 यहाँ बनेगा। डिवीजन की जगह डिवीजन आ गया और -31 की जगह -31 आ गया। अब आप इसको डिवाइड कर लीजिए, तो आप इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख लीजिए।
तो ये नीचे भी -31, अब माइनस और माइनस एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और 31/31 इज इक्वल्स टू 1। तो ये हो गया आपका आंसर। इन क्वेश्चंस में भी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे -36/12। ठीक है, इसको हम ब्रैकेट में डाल देंगे अभी, क्योंकि बाहर भी एक डिवीजन का सिंबल है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 3। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर एक ही नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव आएगा। 12 3 जार 36, तो -3 डिवाइडेड बाई 3। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो अभी ही आंसर पता चल गया होगा, लेकिन आप फिर भी इसको इस तरीके से लिख सकते हो, राइट। और आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्योंकि माइनस एक ही है तो ये आंसर भी नेगेटिव आएगा। 3/3 मतलब 1, -1 विल बी योर आंसर। अब यहाँ जो क्वेश्चन है ये कह रहा है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c इन द ब्रैकेट इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो ये एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये मल्टीप्लिकेशन में तो काम करती है। अगर यहाँ डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई होता तो ये आंसर, ये जो लेफ्ट साइड और राइट साइड है ये एक दूसरे के बराबर होती। लेकिन डिवीजन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती है। तो क्या ये सच है या नहीं, आइए इसको पता लगाते। तो यहाँ हमने लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a डिवाइडेड बाय b ब्रैकेट b प्लस c। तो इसमें भी हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उससे पहले हमने क्या किया, a की जगह रख दिया 12, b की जगह रख दिया -4 और c की जगह रख दिया 2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये 12 एज इट इज़ आ जाएगा। और ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -4 + 2, तो आंसर तो माइनस में आएगा, और 4 में से 2 गए तो 2। तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा, देखिए अब दोनों जगह नेगेटिव नहीं है, एक ही नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, तो -6 आपका आंसर आया लेफ्ट साइड का। अब हम देख लेते हैं कि राइट साइड का आंसर क्या आता है। अगर वो दोनों सेम है तो ये इक्वल होंगे, अगर नहीं है तो ये अनइक्वल रहेंगे। तो यहाँ पर हमने राइट हैंड साइड को ले लिया है। राइट हैंड साइड क्या है, a डिवाइडेड बाई b प्लस a डिवाइडेड बाई c। a की जगह रख दिया 12, b की जगह -4, a की जगह 12 और c की जगह 2। अब हम क्या करेंगे, पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो 12 डिवाइडेड बाई -4, तो एक नेगेटिव है तो आंसर नेगेटिव में आएगा। 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा -3, प्लस यहाँ पर लिखेंगे 12 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 6। अब -3 और +6, तो बड़ा कौन सा है, पॉजिटिव नंबर, तो आपका आंसर पॉजिटिव ही आएगा। 6 में से 3 गए तो 3। अब आपका लेफ्ट हैंड साइड आई है -6 और राइट हैंड साइड आई है आपकी +3, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये कहा गया है कि दिस इज नॉट इक्वल टू, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही चीज़ हमें सेकेंड पार्ट के लिए भी प्रूव करनी है, तो आइए इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ सेकेंड पार्ट में मैं लेफ्ट हैंड साइड यहाँ रख रहा हूँ, राइट हैंड साइड यहाँ रख रहा हूँ, और लेफ्ट हैंड साइड मैंने यहाँ लिख दी है, राइट हैंड साइड यहाँ लिख दी है। अब इनकी वैल्यूज़ को रखता हूँ यहाँ पे और इनको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे a की जगह -10 रख देंगे हम यहाँ पे, तो अगर a यहाँ पर -10 है तो यहाँ पर भी -10 ही होगा। तो इस तरह मैंने जो है यहाँ पर a की जगह -10 रख दिया, b की जगह 1, c की जगह 1, और यहाँ पर भी a की जगह -10, और जहाँ b है और c है वहाँ 1 1। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -10 एज इट इज़ आ जाएगा, डिवाइड का सिंबल एज इट इज़ आ जाएगा। ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, 1 + 1 हो गया 2, यहाँ पर -10/1 -10 हो जाएगा, बीच में प्लस का सिंबल आ जाएगा, और -10 डिवाइडेड बाय 1 अगेन -10 हो जाएगा, क्योंकि अगर एक ही नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव ही रहता है, चाहे मल्टीप्लाई हो रही हो या डिवाइड हो रहा हो। तो माइनस, अब इसको देखिए -10/2, यहाँ तो आंसर आ जाएगा आपका -5, और यहाँ पर देखिए -10 और -10 दोनों मिलकर हो जाएंगे -20। तो यहाँ पर -5 है, यहाँ -20 है, तो अगेन इट इज़ प्रूव्ड कि आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ जल्दी से, और इसको सॉल्व करते हैं। 369 को मैं किससे डिवाइड करूं कि आंसर 369 ही बन जाए। अब ये पॉजिटिव है और आंसर भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है नेगेटिव का कोई इशू नहीं है यहाँ पे। तो 369 को किससे डिवाइड करूं, 1 से डिवाइड करूंगा, तो ये बन जाएगा 369। बी है -75 को किससे डिवाइड करूं कि -1 आ जाए, मतलब ये नेगेटिव यहाँ आ गया है, तो जो जिससे भी हम डिवाइड करेंगे वो पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि एक नेगेटिव होगा तो ही आंसर नेगेटिव आएगा। आप यहाँ माइनस लगा दोगे तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा, लेकिन हमें माइनस में आंसर चाहिए। तो सिर्फ -75 को आप 75 से डिवाइड करोगे तभी आपका आंसर बनेगा 1। -206 को किससे डिवाइड करूँ कि 1 बन जाए। अब यहाँ जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव बन गया, मतलब यहाँ पर भी माइनस ही होना चाहिए। अब 206 को किससे डिवाइड करूँ कि 1 हो जाए, तो हमें 206 से ही डिवाइड करना पड़ेगा, तभी आंसर 1 आएगा।
-87 को किससे डिवाइड करूँ कि 87 बन जाए -1 से। किसको डिवाइड करूँ 1 से कि -87 बन जाए। अब देखिए यहाँ पर नेगेटिव है तो यहाँ नेगेटिव होना ज़रूरी है क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होना ज़रूरी है। तो -87 को जब हम डिवाइड करेंगे 1 से तो -87 बनेगा। इधर आ जाइए, किसको डिवाइड करूँ 48 से कि -1 हो जाए। तो अगर नेगेटिव आंसर है तो यहाँ पर एक तो नेगेटिव होना चाहिए। तो -48 को जब मैं 48 से डिवाइड करूँगा तब 1 आएगा। 20 को किससे डिवाइड करूँ कि -2 आंसर आए। ठीक है, तो पहली बात तो ये है कि यहाँ पर 10 तो आना ही है क्योंकि आंसर 2 है। 20 को 10 से डिवाइड करूँगा तब 2 बनेगा, लेकिन नेगेटिव है और नेगेटिव है तो एक तो नेगेटिव होना ही चाहिए। तो यहाँ -10 आ जाएगा। अब यहाँ क्या नंबर लूँ कि डिवाइड करूँ 4 से तो आंसर -3 हो जाए। तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पर आएगा -12। राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी सच दैट a divided by b is equals to -3. One such pair is 6 -2. तो यहाँ पे क्या है, आपको एक इक्वेशन दी है a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल्स टू -3। आपको 5 ऐसे पेयर्स और ढूंढने हैं जिसको जब आप इस इक्वेशन में रखोगे तो आपका आंसर जो है हर बार -3 आना चाहिए। मतलब a की वैल्यू कुछ ऐसी रखनी है, b की वैल्यू कुछ ऐसे रखनी है कि डिवाइड करने के बाद -3 आ जाए। तो अगर आपको 3 का टेबल आता है तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आइए देखते हैं। तो इक्वेशन है हमारी a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल्स टू -3। तो अब a की वैल्यू हम क्या रखें, a की वैल्यू हम जैसे रख देते हैं 3 के टेबल में ध्यान रखना, आप पहले b की वैल्यू रखिए। जैसे 3 3 जार, तो 3 3 जार कितने होते हैं बताइए, 9, करेक्ट। तो यहाँ पर हम a की जगह रख देते हैं 9। अब ये इक्वेशन अभी थोड़ी सी अधूरी है क्योंकि हमारा जो आंसर है वो नेगेटिव में है, तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो नेगेटिव होना चाहिए। तो हम -9 ले लेते हैं नेगेटिव। तो एक आपका जो बन गया पेयर वो बना -9 और 3। बस इसी तरीके से आपको बाकी के पेयर्स बनाने। तो उसके लिए अब आप क्या करोगे, फिर से आपको आंसर नेक्स्ट वाले में कितना चाहिए -3, और यहाँ पर अब आप ले लो 4। तो 3 4 जार कितने होते हैं 12। तो अगर आप -12 को डिवाइड करोगे 4 से तो आपका आंसर -3 हो जाएगा। तो दूसरा हो गया -12 और 4। बस इसी तरीके से आगे करते जाइए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो बाकी के आप आंसर ऐसे निकाल सकते हो, और आपके जो 5 पेयर्स बनेंगे वो बनेंगे -12 4, -15 5, -18 6, -21 7। 21 को 7 से डिवाइड करेंगे -3, 18 को 6 से डिवाइड करेंगे -3, -15 को 5 से डिवाइड करेंगे -3, और इसी तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व। फिफ्थ है द टेम्परेचर एट 12 नून। 12 नून मीन्स दिन के 12 बजे वॉज 10 डिग्री अबव जीरो, यानी कि +10 डिग्री सेल्सियस था दिन के 12 बजे। इफ इट डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर एक घंटे में, यानी कि 1 बजे ये टेम्परेचर हो गया 10 - 2 8 डिग्री सेल्सियस, 2 बजे और 2 डिग्री कम हो गया यानी कि 6 डिग्री सेल्सियस, और ऐसे हर एक घंटे में 2 2 डिग्री ये कम हो रहा है। कब तक, मिडनाइट तक, यानी कि रात के 12 बजे तक, 12 घंटे तक ये टेम्परेचर कम होता रहा 2 2 डिग्री सेल्सियस हर एक घंटे। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो जीरो। अब बिलो जीरो और अबव जीरो का मतलब क्या हो गया, अबव जीरो मतलब पॉजिटिव नंबर और बिलो जीरो मतलब नेगेटिव नंबर। तो ये पूछ रहा है कि किस वक्त, कौन से टाइम पर -8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा टेम्परेचर, एंड व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, और रात को 12 बजे कितना हो जाएगा टेम्परेचर। तो पहले इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन है उसको समझ लेते हैं, फिर बाद में मैं उसका सोल्यूशन आपको लिख के बताऊंगा। तो जैसे अगर हम टेम्परेचर की बात करें, मैं आपको समझाने के लिए एक ऐसे डमी थर्मामीटर बना लेता हूँ। ठीक है, हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये 0 डिग्री सेल्सियस है, और इसके ऊपर जो भी जाएगा वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये जो है 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, और ये कितने बजे था, ये दिन में 12 बजे 12 नून, और नीचे जाने के बाद यहाँ कहीं मिलेगा -8 डिग्री सेल्सियस। ये किस टाइम होगा, ये टाइम हमें पता करना है। तो पहले आप ये देखिए कि टेम्परेचर ड्रॉप कितना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक टेम्परेचर गिरा कितना है। तो 10 डिग्री तो यहाँ तक ही गिर गया, यहाँ तक, और इससे नीचे 8 डिग्री और गिरा है। तो 10 और 8 18 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर टोटल जो है वो गिर गया है। ठीक है, अब 18 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ड्रॉप हुआ है, और हर घंटा कितना टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब है कि यहाँ तक गिरने में इसको लगेंगे 2 9 ज़र 18, 9 आवर्स लगेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि रात को 9 बजे, है ना, रात को 9 बजे जो है टेम्परेचर यहाँ पर
-8 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अब वो ये पूछ रहे हैं कि मिडनाइट तक कितना होगा। मिडनाइट का मतलब हो गया दिन के 12 से लेकर रात के 12 बजे तक। तो दिन के 12 बजे से रात के 12 बजे तक कितने घंटे हो गए? 12 घंटे हो गए जी। और हर जो टेम्परेचर है कितना गिर रहा है? 2 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। तो टोटल टेम्परेचर कितना गिर गया? 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर गिर गया। आप चाहो तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 9 PM तक तो आपको पता ही लग गया। 10 PM पे ये कितना हो जाएगा? -10 डिग्री सेल्सियस। 11 पे कितना हो जाएगा? -12 डिग्री सेल्सियस। और रात को 12 बजे कितना हो जाएगा? -14 डिग्री सेल्सियस। तो एक तरीका तो ये है, आप इससे भी पता कर सकते हो। और दूसरा तरीका ये है कि आपने यहाँ पता कर लिया कि टोटल टेम्परेचर कितना गिर रहा है जी? 24 डिग्री सेल्सियस गिर रहा है। कहाँ से? यहाँ से। यानी कि +10 से लेके और 0 तक आ रहा है और फिर 0 से लेके नीचे जा रहा है। टोटल कितना है? 24। तो 10 डिग्री तो यहाँ गिर गया और -14 डिग्री यहाँ गिर गया। तो रात को 12 बजे जो टेम्परेचर होगा वो होगा -14 डिग्री सेल्सियस। अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन लिख के देता हूँ। तो इस तरीके से ये सॉल्व होगा। आप चाहें तो इस स्क्रीन को पॉज करके भी इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। बस आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये मैंने -10 इसलिए लिया है क्योंकि 10 से 0 आने में भी जो है नेगेटिव हुआ है टेम्परेचर, इसलिए -10 ये। और 0 से नीचे वाला जो है वो ऑलरेडी -8 है, इसलिए जो टेम्परेचर फॉल हुआ है वो टोटल कितना फॉल हुआ है? 18 डिग्री नीचे गया है, -18 डिग्री सेल्सियस हुआ है। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। हर एक सही जवाब के लिए +3 मार्क्स मिलेंगे। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट। हर गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स, मतलब 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग। अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ना आपको मार्क्स मिलेंगे ना कटेंगे। राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स। उसने जो स्कोर किया है वो 20 है। इफ़ शी गॉट 12 करेक्ट आंसर उसके 12 हैं, तो बताना है हमें कि इनकरेक्ट कितने हुए। इसका मतलब है कि 12 करेक्ट का आंसर्स के जो उसको मार्क्स मिले हैं उसमें से कुछ मार्क्स कम हुए हैं, तब जाके उसका टोटल स्कोर बना है 20। हमें बताना है कि कितने गलत हुए। तो राधिका का केस डिस्कस करते हैं। उसके करेक्ट आंसर कितने थे जी? उसके करेक्ट आंसर थे 12। तो 12 के हिसाब से हर एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स उसको मिलने चाहिए। तो 12 3 36। तो ये तो उसके जो है मार्क्स आ गए करेक्ट आंसर देने के बाद। अब कुछ उसके आंसर्स गलत हुए हैं। उसका टोटल स्कोर जो है वो है 20। इसका मतलब है कि उसके मार्क्स कितने कटे? उसके मार्क्स कट गए 16। अब एक क्वेश्चन के लिए जो है 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो 16 मार्क्स कटने के लिए कितने क्वेश्चंस गलत होने चाहिए? तो वो गलत होने चाहिए 8। तो 8 क्वेश्चंस उसने गलत अटेम्प्ट किए हैं। आइए इसको अब आंसर की फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका सोल्यूशन इस तरीके से होगा। आप चाहें तो स्क्रीन को पॉज करके इसका आंसर लिख सकते हैं। देखिए, आपके साथ साथ मैंने भी सीख लिया। अभी तक मैं सब कुछ हैंड रिटन कर रहा था और अब मैंने जो है इसको डिजिटल कर दिया। तो लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। आप भी सीखते हैं और दूसरा भी सीखता है। सेकेंड पार्ट है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स। उसने -5 मार्क्स उसने स्कोर किया है। 7 करेक्ट आंसर्स हैं, तो कितने गलत होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है, इसके बहुत सारे गलत होंगे क्योंकि इसका जो स्कोर है वही नेगेटिव है। तो 7 से तो ज़्यादा ही होंगे उसके जितने भी गलत हुए होंगे। तो आइए देखते हैं उसके कितने गलत हुए। तो ये है इसका सोल्यूशन। आप चाहें तो स्क्रीन पॉज करके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। बस एक बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है कि मैंने यहाँ पर -5 क्यों लिया है। ये -5 इसलिए लिया है कि क्योंकि 21 से उसके मार्क्स जो है -5 तक पहुँचे हैं। तो 21 से पहले 0 आओगे तो 21 मार्क्स तो यहाँ कट गए, फिर -5 जाओगे तो टोटल 26 मार्क्स उसके जो है वो डिडक्ट हुए हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर। आइए पहले इसको समझ लेते हैं, इसका सॉल्यूशन बाद में लिखेंगे। एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। तो इसका मतलब ये है कि एक एलिवेटर है जो एक माइन के अंदर जा रहा है और ये 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जा रहा है। इफ़ द डिसेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड। अगर ये ग्राउंड के 10 मीटर ऊपर से स्टार्ट होके और नीचे -350 मीटर तक पहुंच रहा है तो कितना टाइम लगेगा? तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले आइए थोड़ा सा एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझते हैं। जैसे हम ये बना लेते हैं एक ऐसे, और इसको हम ग्राउंड लेवल मान लेते हैं। ये समझ लीजिए ये ग्राउंड लेवल है। थोड़ा सा उबड़ खाबड़ बनाऊंगा। तो इस पॉइंट को हम मान लेते हैं कि ये जो है ये 10 मीटर है अबव ग्राउंड यहाँ से। ठीक है, तो पहले तो ये यहाँ तक 0 तक आएगा, अगर हम इसको 0 मान रहे हैं, और फिर इसके नीचे यहाँ तक जाएगा। ये जो है ये -350 मीटर है। -350 मीटर का मतलब हो गया
कि ग्राउंड से ये -350 है, लेकिन जहां से शेफ्ट चालू हुआ वो 10 मीटर पहले से ही ऊपर था। तो हमें जो डिस्टेंस फाइंड आउट करना है वो यहाँ से लेकर और यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 10 मीटर ये और 350 मीटर ये, तो इसका मतलब है कि टोटल जो है 360 मीटर नीचे गया है वो शेफ्ट। अब उसकी स्पीड क्या है, उसकी स्पीड है 6 मीटर पर मिनट। 1 मिनट में 6 मीटर नीचे जाएगा, फिर दूसरे मिनट में फिर 6 मीटर नीचे जाएगा। इस तरीके से ये कितना टाइम लगेगा यहाँ तक ये हमें बताना है। तो एक चीज़ जो आपको पहले समझ लेनी चाहिए कि एक फॉर्मूला बता देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम का। तो आप इस तरीके से एक ट्राइंगल बना लिया कीजिए और यहाँ लिखिए डिस्टेंस का d, यहाँ स्पीड का s और यहाँ टाइम का t। सर इससे क्या होगा, इससे आपको जो भी चीज़ निकालने के लिए पूछिए आपको फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो सर ये कैसे पता पड़ेगा अगर हम भूल गए कि डी यहाँ पर आएगा या यहाँ पर आएगा? तो ऐसे ट्राइंगल बनाने के बाद जो अल्फ़ाबेट में ABCD में जो पहले आएगा उसको आप पहले लिखोगे, जो बाद में आएगा उसको बाद में, और जो सबसे एंड में आएगा उसको एंड में। तो डी सबसे पहले आता है तो उसको ऊपर लिख दिया, फिर एस आता है, फिर टी आता है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये है, अगर आपको निकालना है डिस्टेंस तो डिस्टेंस हो गया स्पीड इनटू टाइम। अगर आपको निकालना है स्पीड तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, और अगर आपको निकालना है टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। फॉर्मूला याद रखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हमें क्या निकालना है, यहाँ हमें निकालना है टाइम, हाउ लॉन्ग। तो टाइम के लिए हमें चाहिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो आपका जो फॉर्मूला बना टाइम का वो बना डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कैसे निकलेगा, टाइम निकालने के लिए जी हमें डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस है हमारा कितना, 360 मीटर, और हमें चाहिए स्पीड। स्पीड कितनी है, 6 मीटर पर मिनट। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे 6 6 36 और एक ज़ीरो आ गया तो 60 मिनट, यानी कि 1 आवर लगेगा उसको वहाँ तक पहुँचने में। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसका सॉल्यूशन लिख के आपको देता हूँ। तो यही है आपका सॉल्यूशन और इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मज़ा आया होगा और एटलीस्ट समझ में तो आया ही होगा। तो अगर आप तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए और दूसरों की हेल्प कीजिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। जय हिंद। और हाँ, जब भी कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम आए तो नॉक नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक।